एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। तीनों गांव में खेती करते थे। बड़े वाले का नाम चमन, उससे बाद वाले का नाम रोहन और सबसे छोटा वाला भाई रामू था। चमन और रोहन काम करने में बहुत ही कंजूस थे, अर्थात कामचोर थे। वह छोटे भाई से ही सारा काम करवाते थे। जब भी कोई खेती का काम हो या लकड़ी काटने का या किसी अन्य प्रकार का काम हो, वह छोटे भाई रामू को ही काम करने के लिए बोलते थे और बड़े भाई दोनों आराम करते थे। एक दिन चमन, रोहन और रामू तीनों भाई खेत पर निकल जाते हैं। उस समय खेतों में खुदाई का समय चल रहा होता है। चमन और रोहन दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और छोटे भाई रामू को खेत खोदने के लिए बोलते हैं। छोटा भाई रामू अपने बड़े भाइयों का कहना मानता था। वह किसी भी प्रकार से उनके द्वारा बताए गए काम को मना नहीं करता था। जब रामू खेत खोद रहा होता है, उस समय रोहन और चमन दोनों रामू को बोलते हैं कि रामू, खेत खोदने के बाद जंगल से लकड़ियाँ लाना है। रामू बोलता है, ठीक है भैया, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद रामू खेत खोदकर जंगल में लकड़ियाँ काटने को चला जाता है। कड़ी मेहनत के बाद रामू जंगल से लकड़ियाँ काटकर वापस आता है तो रास्ते में एक मुनिराज पेड़ के नीचे बीमार अवस्था में लेटे हुए होते हैं। तब रामू उस मुनिराज को बोलता है, हे मुनिराज, क्या आप बीमार हैं? मुनिराज बोलता है कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। रामू बोलता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मुनिराज बोलते हैं, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए जिससे मैं आग जलाकर अपने शरीर की ठंड को कम कर सकूँ। उसके बाद रामू अपनी लकड़ियों का बंडल उस मुनिराज के पास रखकर उसमें से लकड़ियाँ निकालकर आग जलाने लग जाता है। तब मुनिराज बोलते हैं कि तुम बड़ी मेहनत करके यह लकड़ियाँ काट कर लेकर आए हो। तब रामू बोलता है कि हे मुनिराज, आप इसकी टेंशन ना लो, आप अपनी ठंड को कम करो। उसके बाद रामू आग जलाकर उस मुनिराज की शरीर की ठंड को कम करता है। रामू बोलता है कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे आप ठीक हो सके? तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसी दवा है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको लाना बहुत कठिन है। रामू बोलता है कि ये उसकी टेंशन ना लो, आप मेरे को बता दो वह चीज़ अर्थात वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मुनिराज बोलते हैं कि इस नदी के उस पार एक पेड़ पर लाल फल के रूप में औषधि है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। इतना सुनने के बाद रामू वहाँ से चला जाता है। नदी का पानी ठंडा होने के कारण कुछ घबराता है, परंतु वह नदी में छलांग लगाकर नदी के उस पार से वह फल लेकर आ जाता है और उस मुनिराज को दे देता है। जब मुनिराज वह फल खाते हैं तो वह एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद मुनिराज उसे आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा आपका कल्याण हो। उसके बाद रामू अपने घर चले जाता है। घर जाने पर चमन और रोहन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया, उसके बाद भी लकड़ियाँ लेकर नहीं आए। तब रामू ने चमन और रोहन को पूरी बात बताई, फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं समझ आया। रामू को बोलने लगे कि तुम अभी खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करो। तब रामू बोलता है कि हाँ, मैं लकड़ियों का इंतज़ाम कर दूंगा भैया। उसके बाद जैसे तैसे करके रामू ने लकड़ियों की व्यवस्था करके खाना बनाकर खाया। दूसरे दिन सूचना मिली कि राजा की राजकुमारी बड़ी बीमारी से ग्रसित है। यदि कोई व्यक्ति उसकी जान बचाने में कामयाब होता है तो उसे आधा राज्य और उसकी शादी राजकुमारी से करा दी जाएगी। यह बात तीनों भाइयों ने सुनी। तब चमन और रोहन राजा के दरबार में चले जाते हैं और चमन बोलता है कि हे महाराज, आपकी राजकुमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ। राजा बोला कि यदि तुम राजकुमारी को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हें आधा राज्य
और तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करा दूंगा। उसके बाद चमन उस मुनिराज के पास चला जाता है और मुनिराज से बोलने लगता है कि राजकुमारी के इलाज के लिए क्या कोई जड़ी बूटी है। तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक जड़ी बूटी है, लेकिन वह काफ़ी दूर और पहाड़ के ऊपर है। वहाँ पर आपको एक नींबू का पेड़ मिलेगा। वहाँ से आप नींबू का रस उस राजकुमारी को पिलाते हैं तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब नींबू के पेड़ के पास जाओगे और आपने किसी भी प्रकार का अपने मन में ख्याल लाते हो तो वह आपको वहीं प्राप्त कराएगा। उसके बाद दोबारा आप उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद चमन वहाँ से नींबू लेने के लिए पहाड़ पर चला गया। काफ़ी हैरान होने के बाद उस पेड़ के दर्शन हुए। उस पेड़ को देखकर चमन सोचता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। काश यदि यह सेब का पेड़ होता। उतने में ही वह नींबू का पेड़ सेब के पेड़ में परिवर्तित हो जाता है और सेब चमन के हाथ में आ जाता है। इस प्रकार से चमन फल लाने में नाकामयाब हो जाता है। दूसरा भाई रोहन राजा को बोलता है कि हे महाराज, मैं इसका इलाज करूँगा। उसके बाद वह भी मुनिराज के पास जाता है। तब मुनिराज उसे भी औषधि के लिए वही नींबू का पेड़ बताते हैं। तो रोहन भी उसी प्रकार उस नींबू के पेड़ की तलाश में पहाड़ के ऊपर चला जाता है। जब वह नींबू के पेड़ को देखता है तो बोलता है कि काश यह बरगद का पेड़ होता, मैं आराम से सो पाता। उसके बाद नींबू का पेड़ बरगद के पेड़ में परिवर्तित हो जाता है और चमन और रोहन उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। रोहन भी इस काम में नाकामयाब रहता है। सबसे छोटा भाई रामू काफ़ी मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह राजदरबार में रहता है तो उसको राजा बुलाते हैं कि आप राजकुमारी के लिए क्या करोगे। तब रामू बोलता है कि हे महाराज, मैं अभी कुछ करता हूँ जिससे राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए मेरे को बाहर जाकर आना होगा। राजा ने बोला कि ठीक है, आप जहाँ से भी दवा लेकर आना चाहते हो वहाँ से आप ला सकते हो। उसके बाद रामू राज दरबार से निकलकर उस मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज से बोलता है कि हे मुनिराज, मुझे कुछ ऐसी औषधि बताओ जिससे मैं राजकुमारी को ठीक कर सकूं। मुनिराज ने बताया कि तुम उस पहाड़ के ऊपर जाओ। उस पहाड़ के ऊपर एक जादुई नींबू का पेड़ है। वहाँ से तुम उस फल को तोड़कर उसका रस अगर राजकुमारी को पिलाओगे तो वह तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उस पेड़ के पास जाने पर किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं रखना है। यदि तुम किसी भी प्रकार का मन में विचार रखते हो तो वह जादुई नींबू का पेड़ उसी में परिवर्तित हो जाएगा और तुमको फल नहीं मिलेगा। रामू मुनिराज से आशीर्वाद लेकर उस जादुई नींबू के पेड़ की तलाश में निकल जाता है और पहाड़ पर चढ़ने के लिए रामू को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी रामू पहाड़ के ऊपर चला जाता है और जैसे ही नींबू का पेड़ सामने देखता है तो बोलता है कि मुझे जल्दी से इस नींबू के पेड़ से नींबू लेकर राजकुमारी को ठीक करना होगा। उसके बाद रामू के हाथ में जादुई नींबू के पेड़ से नींबू टूटकर रामू के हाथ में आ जाता है। रामू उस फल को लेकर राजमहल में चला जाता है और उस जादुई नींबू का रस निकालकर राजकुमारी को जैसे ही पिलाता है तो उसके बाद राजकुमारी पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है। वह अपनी शर्त के मुताबिक अपना आधा राज्य और अपनी राजकुमारी की शादी उस रामू से कर देता है। इस प्रकार से रामू अपनी मेहनत और साहस के माध्यम से उन दोनों भाइयों से काफ़ी आगे निकल जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ भाव और दिल से की गई मेहनत का फल काफ़ी अच्छा होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।